हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के एक चैप्टर के बारे में जो हमारे डेली लाइफ के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से अगर देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इस चैप्टर का नाम आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही रेयर ही लोग जो हैं इसे समझ पाते हैं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग देख रहे होंगे पीछे बोर्ड पर, तो यहाँ पे दिख रहा होगा द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड। ये जो हमारा ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड है, तो ये ह्यूमन आइज है और ये हमारा कलरफुल वर्ड है। तो ह्यूमन आइज और कलरफुल वर्ड में ये हमारे फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं और वन शॉट में इसे हम आज कंप्लीट करेंगे। हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन आइज, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ह्यूमन आइज तक पहुंचने से पहले हम लोग कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है ह्यूमन बॉडी एंड इन्वेंशन ऑफ द साइंस आर क्लोजली रिलेटेड। अगर हम देखें तो जो ह्यूमन आइज या हम ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट को देख लें, ह्यूमन आइज जो है ये हमारे बॉडी का एक पार्ट है। देन अगर हम यहाँ डिस्कस करने चल रहे हैं आइज के बारे में, तो यहाँ पे हम देखेंगे और समझेंगे तो ह्यूमन बॉडी जो है, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये साइंस के इन्वेंशन से मैच करती है। ठीक है, साइंस का इन्वेंशन जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पीछे देख पा रहे होंगे कुछ फिगर दिखाई दे रहा होगा हमें, क्लेन फिस्ट। हम अगर अपने आप को देखें, जो हमारा एक मुट्ठी का हथेला होता, ठीक है, हथेली होती है, मुट्ठी होता है, इसे हम एक शेप में ले लेते हैं। तो ये हमें किस तरह दिखाई देता है? तो इमेजिन करेंगे तो ये हमें एक हथौड़े की तरह दिखाई देता है, हैमर की तरह दिखाई देता है। ठीक है, जो कि एक साइंस इन्वेंशन के लिए हमारे बॉडी से ही रिलेटेड लिया गया है। देन अगर सेकंड की बात करें हम, लेग, तो हमारा लेग करता क्या है? मोशन। क्या करता है? मोशन। मोशन करने का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। तो इसको और आसान बनाने के लिए साइंस ने इसे व्हील के नाम पे डेवलप किया। जो हमारा लेग है ये भी मोशन करता है, व्हील है ये भी हमारा मोशन करता है। देन अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो हमारा ब्रेन, ब्रेन जो है, अगर इसको हम किसी न किसी टेक्नोलॉजी से अटैच करते हैं, साइंस के इन्वेंशन से अटैच करते हैं, तो ब्रेन जो है हमारे कंप्यूटर की तरह दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? कंप्यूटर की तरह। देन इसी तरह जो ह्यूमन आइज है, ह्यूमन आइज भी एज अ कैमरा की तरह वर्क करता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे आप अपने आइज से क्लासरूम में बैठ के मुझे देखते हो या टीचर्स जो डिस्कस कर रहा होता है बोर्ड पर उसे देखते हो, सेम एज आप घर पे बैठ के मोबाइल में देख रहे हो। तो मोबाइल में किसकी मदद से देख पा रहे हो? अपनी आंखों की मदद से। लेकिन मुझे अपने सामने देख पा रहे हो एक कैमरे की वजह से। ठीक है, तो ये जो सामने कैमरा लगा हुआ है ये क्या है? एक टाइप का आइज है। इसे हम थर्ड आई कह सकते हैं क्योंकि जहां कोई नहीं रहता वहां पे हमारा कैमरा वर्क करता है। ठीक है, सेम इसी तरह साइंस के जो इन्वेंशन हुए हैं अलग अलग टाइप के, ये सारे के सारे इसी तरह डेवलप हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे की ओर देखेंगे तो हम यहाँ पे ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ह्यूमन आइज के बारे में। ह्यूमन आइज जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हम अपने लेक्चर को देख पा रहे हैं और इस लेक्चर को समझ के हम अपने एग्जाम में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में इसे राइट करना ही हमारे लिए होता है, ना कि उसे किसी को बताना। तो हम लिख कैसे पाते हैं? बिना किसी चीज को देखे, उसका फिगर कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, ठीक है, बिना उसे पहचाने, बिना उसे देखे हम पहचान नहीं सकते।
और देखकर ही हम ए को ए की तरह लिख पाएंगे और बी को बी की तरह लिख पाएंगे या अदर वर्ड्स को अपने हिसाब से उसके शेप में के अकॉर्डिंग लिख पाएंगे। तो ये जो आइज है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके हर एक स्ट्रक्चर के फंक्शंस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन आइज में अगर हम देखें तो इसका जो डायमीटर होता है वो अबाउट 2.4 सेंटीमीटर के आसपास होता है लगभग में। तो जिसका डायमीटर जो है 2.4 है। देन अगर डायमीटर की बात करें तो हम यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं। इसकी कॉर्निया से लेकर के रेटिना तक की जो डिस्टेंस है टोटल, ये जो होगी हमारा डायमीटर होगी। ठीक है। देन सबसे पहले अगर डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, तो फर्स्टली अगर बात आती है डिस्कशन की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया एक्चुअली होता क्या है? तो कॉर्निया जो है हमारी आइज का सबसे टॉप लेयर होता है, जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ठीक, अपर पार्ट। आप लोग यहाँ पे आइज के अपर पार्ट को देख पा रहे होंगे। तो ये आइज का जो अपर पार्ट है यही हमारा क्या होता है बेटा? कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होता है एक पतली सी लेयर होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसमें लाइट पास होता है। तो ये करता क्या है? लिमिटेड लाइट्स को हमारे आइज के अंदर इंटर करता है, बाकियों को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है। तो कॉर्निया जो होता है एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारे आई के आउटर लेयर में होता है, जो कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करता है। क्या करता है बेटा? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन की बात करें तो मोस्ट ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है? रिफ्रैक्ट होकर के, मतलब जितनी भी उसकी एबिलिटी है आइस की, उस अकॉर्डिंग ये क्या करता है? आइस को अपने अंदर इंटर करता है। देन देखते हैं यहाँ पे फिगर के थ्रू, तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि आइस के सामने से लाइट्स आ रही हैं और लाइट्स इंटर करती हैं आइस के अंदर, और आइस कर इंटर करके हमारे आइस के अंदर जाती हैं और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम कॉर्निया के बाद सेकंड आते हैं आइरिस पर। तो आइरिस को अगर देखा जाए तो ये जो है हमारा, ये पार्ट आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है? आइरिस है। क्या है? आइरिस। तो यहां पे हम आइरिस देख रहे होंगे। तो इसको हम 3D इमेज में देखते हैं तो यहां पे हम देख पा रहे होंगे ये जो सर्कल सा दिखाई दे रहा है हमारी आंखों के अंदर, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है हमें, ये हमारा आइरिस होता है। ठीक है। अब आइरिस का फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो आइरिस जो होता है वो पीपल को कंट्रोल करता है। देन यहां हम देखते हैं कैसे। तो बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड द आइरिस। ये जो डार्क और फ्लैशी स्क्रीन दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है? आइरिस है। तो आइरिस के जस्ट बीचों बीच हमें प्यूपिल दिखाई देता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जस्ट बीचों बीच ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, ये हमारा क्या है बेटा? प्यूपिल है। ठीक है। प्यूपिल जो होता है वो हमारी आइज के एकदम सेंटर में होता है। तो यहां अगर हम देखें, प्यूपिल इज ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। ये जो होता है प्यूपिल, ये हमारे आइरिस के सेंटर में होता है जो कि डायमीटर को चेंज करता है। तो आइरिस के हम फंक्शन को अगर देखें तो आइरिस के मेनली 2 फंक्शंस होते हैं। इन 2 फंक्शंस को हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटायरिंग द आइज। ये करता क्या है? लाइट्स के अमाउंट को रेगुलेट करता है कि कितने अमाउंट में लाइट्स हमारे आइज के अंदर आए और कितने ना आए। इसको रेगुलेट करने के लिए ये आइरिस जो है फर्स्ट फंक्शन ये वर्क करता है। देन सेकेंड फंक्शन की बात करें तो इम्पार्ट कलर टू द आइज। जो हमारे आइज का कलर होता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी की आइज ब्राउन कलर की होती है, किसी की आइज ब्लू कलर की होती है, लाइट ब्लू कलर की होती है, किसी की जो होती है नॉर्मली ब्लैक होती है।
तो हम लोग आइस के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को देखते हैं। तो आइस का जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, ये डिफरेंट कलर आइरिस की वजह से ही होता है, जिस वजह से आइस के डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो फंक्शंस ऑफ लाइट्स, टू टाइप के फंक्शंस होते हैं। फर्स्टली जो होता है वो अमाउंट रेगुलेट करता है लाइट को। फॉर एग्जांपल में देखते हैं जैसे कि ब्राइट लाइट है, तो ब्राइट लाइट में होता क्या है, प्यूपिल हमारा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा तेज लाइट होने की वजह से देखेंगे हम अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करने लगते हैं। सेम एज प्यूपिल क्या करता है, ये थोड़ा थोड़ा सिकुड़ने लगता है। और ब्राइट लाइट में बट डिम लाइट होती है, तो ये अपने आइरिस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ना होकर के यहाँ पे जो होता है ये एक्सट्रैक्ट होगा। क्या होगा? एक्सट्रैक्ट। तो अगर हम देखें डिम ब्राइट लाइट में, तो ब्राइट लाइट में ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं डिम लाइट में, तो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अंधेरे में हम लोग आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, आंख बड़ी बड़ी करके देखते हैं ताकि दूर की चीज दिखाई दे। तो ये फोकल लेंस को मेंटेन करने का काम करता है। इन डिम लाइट प्यूपिल वाइडन। तो डिम लाइट में हम देख रहे होगे यहाँ पे प्यूपिल देखो कैसे इतना चौड़ा हो गया है, लेकिन ब्राइट लाइट में देखो प्यूपिल कितना छोटा सा है। तो यहाँ पे जो प्यूपिल का साइज छोटा और प्यूपिल का साइज बड़ा है, ये लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट जिस टाइप से इंटर करेगा, प्यूपिल उस हिसाब से क्या करता है, सिकुड़ेगा या फिर फैलेगा। ठीक है, तो इसको सिकुड़ने और फैलने का जो काम है, ये जो छोटा हो जाता है बड़ा हो जाता है, इसका जो काम है वर्क, ये करवाता कौन है? तो ये वर्क जो है आइरिस की हेल्प से होता है। ठीक है, तो द टेंडेंसी ऑफ द प्यूपिल टू एडजस्ट द ओपनिंग फॉर लाइट इज कॉल्ड एज एडेप्शंस। इसी को हम क्या कहते हैं? एडेप्शंस कहते हैं, जो कि लाइट की टेंडेंसी को डिटेक्ट कर करके ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट होता रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? एडेप्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एडेप्शंस। देन आगे की ओर हम देखें तो कलर्स ऑफ आइज हम देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ आइज दिखाई दे रहे हैं। आइज के डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। डिफरेंट कलर ऑफ आइज बिकॉज डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस। ये होता किस वजह से है? तो आइरिस के डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से आइज के जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। देन आगे की ओर हम डिस्कस करते हैं, तो हमने अभी तक कॉर्निया, आइज एंड प्यूपिल के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके बाद आगे की ओर हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ देखते हैं आई लेंस। तो प्यूपिल के जस्ट बैकवर्ड में आई लेंस होता है। आई लेंस जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। डबल कॉन्वेक्स लेंस ये होता है, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, कॉन्वेक्स लेंस जो है ये डबल कॉन्वेक्स लेंस में पाया जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। और ये भी क्या करता है, यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं, ये भी क्या होता है, कभी छोटा होता है कभी फैलता रहता है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये लेंस करता क्या है, तो जो कॉर्निया और प्यूपिल के थ्रू लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, उसको एग्जैक्टली रेटिना पे पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग का काम करता है। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म इन द आईज कॉल्ड एज रेटिना। जहां पे ये रेटिना है, रेटिना किसे कहते हैं? द स्क्रीन ऑफ विच इमेज इज फॉर्म, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, रेटिना पे क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है। तो वेयर इज इमेज फॉर्म, क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग कह सकते हो रेटिना। ठीक है, रेटिना पे क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होने के लिए ये जो आई लेंस होता है ये डिपेंड करता है कि रेटिना पे कैसे फॉर्म होगा। तो द इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये जो होता है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इसे कहा भी जाता है। देन इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, सेंसिटिव सेल्स होते हैं, उस सेंसिटिव सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो जो कि रॉड सेल एंड कोन सेल होते हैं। इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो रेटिना के अंदर एक रॉड शेप होते हैं जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक कोन शेप होते हैं जो कि कोन शेप पे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं रॉड लाइक एंड कोन। ठीक,
देन यहाँ पे रॉड सेल की बात करें तो हैड्स टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, फर्स्ट इज रॉड सेल, देन सेकंड इज कोन। एंड इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं रॉड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग आवर आइज टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइट की इंटेंसिटी होती है जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है। तो ये रॉड जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज करने के लिए हम देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें आउल की तो आप लोग जानते हो आउल बहुत ही कॉमन नेम है जो कि हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उल्लू। ठीक है, तो आउल जो होता है ये क्या ऐसा होता है, तो आउल के आईज में रॉड सेल जो होती है मोर होती है। मोर नंबर ऑफ रॉड सेल होने की वजह से वो नाइट में क्लियरली देख पाता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही अच्छे से हो पाता है। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो नाइट में भी बहुत बेटर तरीके से हो पाती है आउल में। ये इस वजह से हो पाती है क्योंकि रॉड सेल उसमें ज्यादा होता है। रॉड सेल ज्यादा होने की वजह से ही आउल अंधेरे में बहुत अच्छे से देख लेता है। देन अगर हम कोन की बात करें तो कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शंस ऑफ कलर। ये कलर्स को पहचानने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो हम कोन की बात करें तो कोन हमारे जो है कलर्स को पहचानने में हेल्प करता है। एंड रॉड की बात करें तो ये लाइट की इंटेंसिटी को हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देन अगर हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व्स की, तो ऑप्टिक नर्व्स जो होता है ये हमारे आईज से कनेक्ट होता है ब्रेन तक। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख के पता लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोबाइल फोन है, या ये ऑब्जेक्ट मैंगो है, या ये ऑब्जेक्ट हमारी बोतल है, या ये ऑब्जेक्ट हमारी पेन है। तो कैसे पता करते हैं, हम आईज से देखते हैं और आईज से होते हुए उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना तक पहुंचती है, और रेटिना से होते हुए वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में जा करके वो डिटेक्ट करती है। ब्रेन हमें बताता है कि ये ऑब्जेक्ट मैंगो है, या पेन है, या कॉपी है, या बुक है, या फिर ये एक पर्सन है, इसका नाम ये है। ये हमें ब्रेन बताता है। आइज तो ओनली फॉर अ स्क्रीनिंग के लिए काम करता है। जैसे कि हम कंप्यूटर को अगर देखें तो कंप्यूटर पे हम किसी भी चीज का कमांड देते हैं तो उसको दिखाने का काम कौन करता है, तो दिखाने का काम जो होता है उसका डिस्प्ले करता है। बाकी सारे काम जो होते हैं वो उसका ब्रेन करता है, ब्रेन एज ए सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू जो होता है हमारा ब्रेन होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हम जिस की को दबाएंगे उस की को डिस्प्ले करके वो दिखाएगा। तो वो जो है हमारा ह्यूमन आइज के थ्रू हम कंप्यूटर्स को भी डिनोट कर सकते हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स कैरी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये आइज से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिक इंपल्स को ले जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन में बताता है कि ये ऑब्जेक्ट हमने सामने देखा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इस लेक्चर को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का डिस्कशन हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं वीडियो को। और देखने के बाद अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो आप लोग वहां पे नर्व्स कैसे सिग्नल्स को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स को कैसे कैरी करते हैं, वो सारी चीजें वहां पे बताई गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमने आइज के सारे पार्ट्स को पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्वस ह्यूमर की बात करते हैं। तो एक्वस ह्यूमर जो होता है हमारी कॉर्निया से लेकर लेंस के बीच एक लिक्विड होता है। ठीक है, जो क्या करता है, इसे फ्लूइड प्रोवाइड करता है, एक फ्लूइड होता है। देन यहाँ पे हम देखते हैं विट्रस ह्यूमर, जो कि हमारे लेंस से लेके रेटिना के बीच में होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के फ्लूइड होते हैं जो कि हमारे आइज के अंदर पाए जाते हैं। टू टाइप के होते हैं, एक एक्वस ह्यूमर होता है, देन एक विट्रस ह्यूमर होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट।
इस ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह है जहां पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होता, ठीक है, कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो एट ब्लाइंड स्पॉट देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल, यहाँ पे कोई भी सेंसिटिव सेल नहीं होते हैं, और न ही सेंसिटिव सेल होंगे नहीं तो वो हमें विजन नहीं देगा। इस वजह से नो रॉड आर कोन सेल इट देयर प्रेजेंट, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। इस वजह से इस स्पॉट पे जो ब्लाइंड स्पॉट है, उस ब्लाइंड स्पॉट पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। इसका रीजन क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिखाई देना? इसका मेन रीजन यही है कि वहां पे ना ही रॉड सेल होते हैं और ना ही कोन सेल होते हैं। अगर रॉड सेल और कोन सेल की कमी होने लगेगी तो हमें आंखों से दिखाई देना धीरे धीरे कम होने लगेगा। देन इसी वजह से आउल्स में रॉड सेल मोर होता है, जिस वजह से उन्हें बहुत अच्छी तरह से विजन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सीलियरी मसल्स की बात करते हैं तो सीलियरी मसल्स करता क्या है? तो सीलियरी मसल्स जो होता है हमारे आई लेंस को ये जो है फैलाने और सिकोड़ने का काम करता है। सीलियरी मसल्स जब सिकुड़ेंगे तो ये आई जो होगा, आई लेंस हमारा चपटा होते चला जाएगा। देन सीलियरी मसल्स अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये आई लेंस जो है हमारा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। तो सीलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आईज लेंस विल फोकसिंग। तो फोकसिंग के समय ये हमारे आइज के थिकनेस को कम या ज्यादा करता है, जिस वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, जो कि हमारे फोकस को मैनेज करता है। किसको मैनेज करता है? फोकस को। जब लेंस छोटा या बड़ा होते जाएगा तो जो फोकल लेंथ है हमारी वो क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच या इमेज से हम देखेंगे तो लेंस से जो कि ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होगी और वहां से जो फोकल लेंथ बनेगी वो फोकल लेंथ को मैनेज करके उसको हमारे रेटिना तक पहुंचाने का ये काम करता है सीलियरी मसल्स। देन यहाँ पे कुछ मसल्स देख रहे होंगे जो कि आई के साइड्स में यहाँ पे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लेरोटिक कोट्स है जो कि एक टाइप का लेयर होता है जो पूरे आई को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन यहाँ पे क्रोइड देखेंगे, ये भी जो होता है एक टाइप का लेयर ही है जो कि हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है। तो आगे की ओर अगर हम डिस्कस करते हैं तो ह्यूमन आईज का फिगर हम ड्रॉ कैसे करें? सबसे डिफिकल्ट बच्चों को यही होता है। सबसे डिफिकल्ट फिगर की अगर बात करें तो ह्यूमन आईज, इसी फिगर को आप लोग ड्रॉ करने के लिए बहुत ही घबरा जाते हो, डर जाते हो कि इस इतने खतरनाक फिगर या इतने भयानक फिगर को हम बनाएं कैसे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक नॉर्मल सा शीट लेंगे, ऐसे शीट पेपर ले लेते हैं, ठीक है। देन इस शीट पेपर पे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से हम मेजर करते हैं 3 और 4 सेंटीमीटर के आसपास, और हम तुरंत क्या करते हैं, इसे एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कुछ पार्ट को हम इरेज करेंगे। यहाँ पे इसका रेडियस हम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 के आसपास कुछ लिया गया है। देन एक सर्कल और हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक सेम। तो 2 सर्कल हमने ड्रॉ किया। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पार्ट को हमने इरेज किया, और इस पार्ट को इरेज करने के बाद यहाँ से हम जो फर्स्ट सर्कल लिया था उसके कुछ डिस्टेंस से हम 2 लाइन्स ऐसे ड्रॉ करेंगे। आप लोग देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से हम आइस को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने इतने पार्ट को इरेज किया, देन यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ की, 2 पैरेलल लाइन। देन इसे हमने कर्व करके फर्स्ट सर्कल में अटैच कर दिया। तो फर्स्ट लाइन को हमने फर्स्ट सर्कल में अटैच किया, देन सेकेंड लाइन को हमने उस फर्स्ट लाइन में अटैच कर दिया, इस तरह। उसके बाद हम यहाँ पे आई लेंस बनाते हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को दोनों को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने सीलियरी मसल्स बना दिया, और देन यहाँ पे हमने आइरिस और प्यूपिल बना दिया, और यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करते हुए हम आते हैं, इस तरह से एक और लाइन ड्रॉ करते हुए आते हैं, और यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी आइस का हाफ फिगर रेडी हो चुका है। देन यहाँ पे हम एक और कर्व लाइन खींचते हैं जो कि हमारा कॉर्निया हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक और लेयर, ये, और हम देखते हैं यहाँ पे हमने मसल्स बना दिया,
दो, और हमारा आइस बन करके रेडी हो गया है। तो यहाँ हम देखेंगे तो मसल्स है हमारी, यहाँ पे हम कुछ फ्लूइड देख लेते हैं, और साथ ही साथ हमने कॉर्निया बना लिया, यहाँ पे हमने प्यूपिल बना लिया, और आइरिस, आइरिस के साथ हमने लेंस प्रिपेयर कर लिया, लेंस और हमारा सिलियरी मसल्स हो गए। तो पूरी तरह से हमने पूरी की पूरी आइस को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे बना दिया, और ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, और ये हमारा नर्व सेल है, ऑप्टिकल नर्व्स। तो इसे हम पूरी तरह से नेमिंग करते हैं, आप लोग नेमिंग देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने ह्यूमन आइज को ड्रॉ किया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम लोग आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, पार्ट्स एंड दिस फंक्शंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैच द फंक्शंस टू इट्स रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आइज। तो यहाँ पे हमने प्यूपिल, ऑप्टिक नर्व्स, कॉर्निया, कोन सेल, आइरिस, आई लेंस एंड रॉड सेल लिया, और जस्ट उसके फंक्शंस को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। यहाँ पे हमें मैच करना है, तो आप लोग कमेंट में जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि प्यूपिल का वर्क क्या है, ऑप्टिक नर्व्स का वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कॉर्निया का फंक्शन क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं प्यूपिल, तो प्यूपिल करता क्या है, तो प्यूपिल जो होता है अगर हम देखें तो रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आइज। ये हमारे आइज के अंदर कितने अमाउंट में लाइट आना चाहिए उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो रिवीजन टाइम है, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, तो ऑप्टिक नर्व्स की बात करें तो ऑप्टिक नर्व्स करता क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या करता है, ऑप्टिक नर्व्स कैरी करता है इंफॉर्मेशन, इमेज को, और ब्रेन तक हमारे पहुंचाने का काम करता है। देन कॉर्निया का अगर हम बात करें तो कॉर्निया जो होता है ये क्या करता है, तो ये हमारा जो होता है अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं बल्क्स आउटवर्ड एंड हेंस कॉजेस मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर कोन सेल की बात करें तो हमने अभी अभी पढ़ा था, कोन सेल जो है वो इमेज कैसे कलर में है, किस कलर में है, इसको अभी बताता है। आइरिस का अगर देखें तो आइरिस जो होता है ये इम्पार्ट कलर टू द ह्यूमन आइज अगर हम देखें तो ये करता है, तो इम्पार्ट कलर टू द ह्यूमन आइज, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द आइज। देन आई लेंस की बात करते हैं, तो आई लेंस जो होता है ये कन्वर्ट्स द रे ऑफ लाइट सो दैट इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना विद इन द आइज, इट्स फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। देन रॉड सेल की बात करें तो रॉड सेल जो होता है हमने अभी अभी देखा था, वो क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को, मतलब अगर हम देखें डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन, ये ब्राइटनेस बताता है उसकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ज्यादा है या कम है, बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से आइरिस को कैसे कंट्रोल करना है, सारी चीजें बताता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्ट को अगर हम देखें तो आइरिस जो होता है और कॉर्निया, प्यूपिल, ये सारे हमारे आइज के पार्ट हैं। तो आइज में अगर हम देखें तो नो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करें तो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है, तो हमारे विजन के हिसाब से या हमारे देखने के जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ ही क्या करती है, उस इमेज को हमारे आइज तक पहुंचाती है, और आइज के अंदर जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना पे फिक्स करके उस इमेज को दिखाती है कि इसका साइज कितना हो सकता है, ये स्मॉल ट्री है या बिग ट्री है, स्मॉल मैन है या बिग मैन है, ठीक है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, साइज, ये सब कैसी है, कलर कैसा है, ये सारी चीजें एग्जैक्ट हमारी रेटिना तक पहुंचाने के लिए जो भी हम देखते हैं, जो कैपेसिटी होती है लेंस की, ठीक है, लेंस करता क्या है, तो हमने अभी अभी देखा था, तो यहाँ पे सिलियरी मसल्स जो है लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट करती हैं, जिस वजह से क्या होता है, लेंस अपने फोकल लेंस को
इक्वलाइज करके रेटिना तक इमेज ले जाने का काम करता है। तो द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन में अगर हम देखें, फॉर अवे ऑब्जेक्ट, बहुत दूर की कोई चीज रखी हुई है या नियर बाई ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम कैसे देखते हैं? तो फॉर अवे ऑब्जेक्ट में हमारे आईज जो होती है उसका देखेंगे अगर फिगर, तो हमारी आईज में यहाँ पे फॉर अवे मतलब है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज को हमारी रेटिना तक एग्जैक्टली पहुंचाने के लिए ये करता क्या है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको मेंटेन करने के लिए लेंस क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। सिलियरी मसल्स जो है क्या करती है, ये एक्सट्रैक्ट होने लगती है और दूर दूर जाने लगती है, जिस वजह से लेंस जो होता है ये पतला हो जाता है, और लेंस पतला होने की वजह से फोकल लेंथ एग्जैक्ट जो है रेटिना तक जाकर के पहुंच जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे लेंस पतला हो गया, देन एग्जैक्टली जो है रेटिना तक यहाँ पे पहुंच गया। तो ये फोकल लेंथ को मैनेज करता है, कैसे करता है उसके लिए हमने यहाँ पे विथ एनिमेशन हमने यहाँ पे दिखा दिया। विल सीइंग ऑब्जेक्ट एट लार्ज, अगर बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो द लेंस ऑफ द आईज बिकम फ्लैट, लेंस जो होता है फ्लैट चपटा हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमारे आईज पे आकर के बन जाता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है, याद रखना, इन्वर्टेड इमेज बनती है ऑलवेज। देन अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नियर में है, तो होता क्या है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस वजह से क्या होता है, फोकल लेंथ जो होती है इसकी कम हो जाती है। फोकल लेंथ को कम करता है जिस वजह से ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये फिक्स डिस्टेंस पे जाकर के रेटिना पे पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, विल सीइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम मोर अंडर राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज, फोकल लेंथ को डिक्रीज करता है। तो मेनली फंक्शन जो है हम देखते हैं तो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। फोकल लेंथ अगर इंक्रीज है तो इनफाइनाइट रखे हुए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हम आसानी से देख सकते हैं। तो फोकल लेंथ इंक्रीज करने के लिए आइज करती क्या है, तो फोकल लेंथ इंक्रीज करने के लिए आई लेंस जो होता है वो फ्लैटेड हो जाता है। देन अगर हम बात करें फोकल लेंथ डिक्रीज करने की, तो फोकल लेंथ डिक्रीज कब होगा, जब आई लेंस जो होगा हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका शेप जो है सर्कल में हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कशन कर लिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो अगर हम देखते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है हम फोकल लेंथ को बढ़ा घटा कुछ भी ना करें, ना ही हम फोकल लेंथ को इंक्रीज करें, ना ही हम फोकल लेंथ को डिक्रीज करें, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सके, तो उसकी क्लियरली देखने की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, तो इसे आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका होता क्या है, तो जल्दी से कमेंट करिए तो हम देखते हैं किन किन बच्चों का सही आया है। तो बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 25 सेंटीमीटर जो कि एक डिस्टेंस है। देन आगे की बात करें तो हम आई डिफेक्ट की बात करते हैं। चैप्टर बहुत लंबा है और हमें वन शॉट में लेके चलना है, इसलिए हम इसे बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी बहुत डीपली ना जा करके इसे वन शॉट में इंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग को इस पे बहुत ही डीपली डिस्कशन चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा, तो इसके लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोग को इस आई से रिलेटेड और डीपली नॉलेज को देंगे। देन यहाँ पे हम आई डिफेक्ट की बात करते हैं, तो हमारी नॉर्मल आईज जो होती है उस पर इमेज कैसे फॉर्म होती है वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो नॉर्मल आईज हमारी ये है, देन यहाँ पे लाइट जा रही है, लाइट जाती है कॉर्निया से होते हुए, आइरिस से होते हुए आई लेंस पे। मेनली हमारा वर्क यहाँ पे हम अगर देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं लेंस जो है नॉर्मली डाके विद इन 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नॉर्मल आई की रेटिना पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो आई डिफेक्ट में अगर हम देखें तो आई डिफेक्ट जो होता है दो टाइप का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मायोपिया की, तो मायोपिया होता क्या है, तो मायोपिया जो होता है नियर साइटेडनेस। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है फॉर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस और फॉर साइटेडनेस इसकी बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटेडनेस होता है। तो यहाँ पे हम नियर साइटेडनेस डिस्कस करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते हैं।
नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है बेटा? तो नियर का मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट, फॉर अवे, बहुत दूर रखी कोई ऑब्जेक्ट हमें जब क्लियरली नहीं दिखाई देते तो उसे नियर साइटेडनेस कहते हैं। दिस मीन्स नियर की ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर दिखाई दे तो उसे नियर साइटेडनेस कहते हैं। और आगे की ओर हम डिस्कस करेंगे। देन मायोपिया, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेज रखी हुई है फॉर अवे ऑब्जेक्ट देन नियर बाई ऑब्जेक्ट। नॉर्मल आईज में फॉर अवे की ऑब्जेक्ट इसी तरह क्लियर दिखेगी और नियर बाई ऑब्जेक्ट इसी तरह क्लियर दिखेगा। बट मायोपिया का जो पेशेंट है, मायोपिया का जो पेशेंट है उसकी आईज पे ये जो फिगर होगी कुछ इस प्रकार दिखाई देगी हमें। इसमें देखेंगे तो जो दूर रखी ऑब्जेक्ट है फॉर अवे ऑब्जेक्ट वो हमें थोड़ा ब्लर दिखाई देगा। देन नियर बाई ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्लियरली दिखाई देगा। तो नियर साइटेडनेस में होता क्या है, पास की रखी हुई चीज क्लियर दिखाई देती है बट दूर या इनफाइनाइट पे रखी हुई चीज क्लियर नहीं दिखाई देती। इसका मतलब है कि अभी अभी हमने देखा था जो फोकल लेंथ इंक्रीज करने की कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डेड हो चुकी होती है, जिस वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं हो पाता है और हमें दूर की कोई ऑब्जेक्ट जो कि फॉर अवे रखी हुई ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं विजिबल होती। तो ये हम पेशेंट व्यू देख सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए हम करेंगे क्या, तो नॉर्मल आइज की हम बात करते हैं। तो नॉर्मल आइज में कोई ह्यूमन यहाँ पे है तो उसकी इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड बनती है। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था इन्वर्टेड बनेगी लेकिन रियल बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे हमें दिखाई दे रही होगी जस्ट इस पर्सन की। बट डिफेक्टेड आइज की बात करें तो डिफेक्टेड आइज में होता क्या है, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द इलोंगेटेड ऑफ द आई बॉल। इस कंडीशन में होता क्या है, ये जो आई बॉल होता है ये इलोंगेटेड हो जाता है। दिन इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं कैसे ये इलोंगेटेड हो गया, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लंबे होने की वजह से होता क्या है, जो फोकल लेंथ यहां बनना था वो आगे कहीं बनता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे स्क्रीनिंग से, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ कहीं बनता है। तो फोकस यहाँ पे आके गिरता है जिस वजह से हमें रेटिना पे गिरने की वजह यहाँ गिर जाता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें रेटिना पे दिखाई देगा ना कि यहाँ पे। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट हमें ब्लर ब्लर दिखाई देता है, ठीक से क्लियरली दिखाई नहीं देता। देन करेक्शन करने के लिए हम करते क्या हैं, तो यहाँ पे जो है हम फोकल लेंथ को इक्वलाइज करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कौन से, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस हमने जैसे ही यहाँ पे लगाया ये करता क्या है, लाइट को डाइवर्स करता है। डाइवर्स करके इस लेंस से होते हुए एग्जैक्ट फोकल लेंस के थ्रू ये हमारे रेटिना तक इमेज पहुंचा देता है, जिस वजह से यहाँ पे इमेज की स्क्रीनिंग होती है और वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है और फॉर अवे ऑब्जेक्ट अनक्लियर है तो ये मायोपिया कंडीशन में होता है। तो इसको क्लियर करने के लिए हमने फॉर पॉइंट देखा इसका, तो फॉर पॉइंट ये है हमारा। देन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे रिटन फॉर्म में है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं और इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो डिफेक्ट क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का इलोंगेशन हो जाता है और जो कर्वेचर होता है ये कॉर्निया से आई लेंस के थ्रू नहीं बन पाता है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मायोपिया कंडीशन में आईज इस तरह होती है। देन अगर करेक्शन हम करें तो करेक्शन में हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं और कॉनकेव लेंस यूज करके हम यहाँ पे देख पाते हैं तो हमारी आइज का जो डिफेक्ट है वो क्लियर हो जाता है। देन ये थर्ड फिगर हम देखते हैं, ये हमारा करेक्शन इमेज है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, एक बार अगेन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी हमारे 4 पॉइंट के ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं मींस उस पेशेंट को या हमें मायोपिया हुआ है, तो मायोपिया की कंडीशन में पेशेंट को करना क्या है, तो मायोपिया की कंडीशन में पेशेंट का इमेज रेटिना पे ना पड़ के उसके पहले ही कहीं पे दिखाई देता है, जिस वजह से उसे दिखाई नहीं देता क्लियरली। देन इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो केवल और केवल यहाँ पे क्या करेंगे, तो कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। तो हमें बस यही याद रखना है मायोपिया में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। देन इमेज के फॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने कॉनकेव का यूज किया।
कॉनकेव का यूज करते हैं, फोकल लेंथ इक्वल हो जाती है, देन हमारी इमेज हमें क्लियरली दिखाई देती है और हमारा डिफेक्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ से हमने मायोपिया को समझ लिया है। तो मायोपिया जो होता है, पावर ऑफ लेंस जो होती है इसकी नेगेटिव होती है। मायोपिया में अगर ध्यान दें तो मायोपिया में पावर लेंस नेगेटिव होगी और हाइपरमेट्रोपिया में जो होगा पावर लेंस पॉजिटिव होगी। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दूर के ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लियर, जो कि ये ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है ये मायोपिया की कंडीशन में है। जैसे ही हम चश्मे लगाते हैं, गॉगल्स लगाते हैं, कौन सा, कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस का चश्मा जैसे ही हम लगाते हैं तो हमें दूर की चीज क्लियरली विजिबल हो जाती है। देन अगर हम बात करें तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें फार साइटनेस होता है। तो फार साइटनेस में देखेंगे, साइटेडनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम फॉर अवे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, देन नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो फॉर साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया, इसमें होता क्या है, हमें दूर की चीज क्लियरली दिखाई देती है, पास की चीज नहीं दिखाई देती। इसको हम देखेंगे तो पेशेंट के व्यू में ऐसे दिखेगा, दूर की चीज हमें बहुत क्लियर दिखाई दे रही होगी, लेकिन पास की चीज जो है बहुत ही ब्लर दिखाई देती है। इसको हम क्लियर कैसे करेंगे, तो क्लियर करने से पहले हम देखते हैं ये होता कैसे है। तो नॉर्मल आइज जो होती है, आप लोग डिस्कस किए ही हो, तो नॉर्मल आइज जो होती है ये नॉर्मली क्या करती है, यहाँ पे इमेज बनाती है। बट हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका रेटिना पे ना पड़ करके रेटिना के पीछे कहीं और इसकी इमेज फॉर्म होती है, जिस वजह से वो, ये नॉर्मल आइज का है। देन अगर हम डिफेक्ट आइज की बात करें तो इसमें होता क्या है, तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा जो है हमारा आई बॉल ये थोड़ा छोटा हो जाता है। हमने हाइपरमेट्रोपिया में देखा ये छोटा हो रहा है, लेकिन हमने मायोपिया में क्या देखा था, ये इलोंगेटेड हो गया था, हमारा आई बॉल जो है ये इलोंगेटेड हो गया था, जिस वजह से फोकल लेंथ पहले हो गया था। लेकिन ये चपटा होने की वजह से, जब ये चपटा हो गया तो इसकी फोकल लेंथ तो यहाँ होनी चाहिए, जस्ट बैक यहाँ होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं हम ये जैसे ही चपटा होता है इसकी फोकल लेंथ यहाँ थी, जिस वजह से ये यहाँ पहुंचता है और रेटिना हमारी आगे रह जाती है, तो इस वजह से उसकी इमेज यहाँ ना फॉर्म हो करके पीछे फॉर्म हो जाती है, जिस वजह से ये हमें नहीं दिखाई देता। तो यहाँ देखते हैं इसकी इमेज यहाँ फॉर्म हो गई, जिस वजह से ये हमें ब्लर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं आई बॉल जो होगा वो शॉर्टिंग हो गया है, आई बॉल जो है थोड़ा छोटा हो गया है, जिस वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसकी करेक्शन के लिए अभी हमने कॉनकेव का यूज किया था, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स का यूज करेंगे। कौन सा लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स का। तो हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स का यूज करेंगे, जिस वजह से ये इमेज को एग्जैक्टली हमारे रेटिना तक ले जाएगी और हमें अच्छे से क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को विजिबल कर पाएंगे। देन यहाँ पे देखते हैं द डिफेक्ट कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम शॉर्टली रिवाइज करते हैं तो फॉर अवे ऑब्जेक्ट क्लियर होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट अनक्लियर होता है। इस प्रॉब्लम को या इस डिफेक्ट को हम सही कर सकते हैं, तो इसको सही करने के लिए हम करते क्या हैं, तो हम यहाँ पे जो है करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है वो हमें आसानी से ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमने वहां पे जो डिस्कस किया था उसी को रिटन फॉर्म में है। तो यहाँ पे होता क्या है, नॉर्मल आइज में जो है नॉर्मली इस तरह बनता है, बट हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन में क्या होता है, आइज जो होता है थोड़ा शॉर्टर हो जाता है। आई बॉल शॉर्टर होने की वजह से इसका जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है, तो वो बनता है रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। देन इसको हम देखेंगे, करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिस वजह से वो एग्जैक्टली रेटिना पे आके गिरता है और हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होता है, हमने बताया था थोड़ी देर पहले ही। देन आगे की ओर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं आई डिफेक्ट में एक और डिफेक्ट आता है। मेनली तो हम दो ही देखते हैं, दो कौन कौन से होते हैं, तो एक मायोपिया होता है, देन सेकंड क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये मोस्टली ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अबव द 50 ईयर के बाद होता है, मतलब 40 ईयर ओल्ड पर्सन में ये मोस्टली देखा गया है। तो इसमें होता क्या है, फॉर अवे ऑब्जेक्ट क्लियर देन नियर बाई ऑब्जेक्ट
अनक्लियर। यहाँ पे पास की चीजें नहीं दिखाई देती। आप लोग देखे होंगे जो 40 साल से थोड़े ओल्ड हो जाते हैं तो देख पाओगे वो लोग बहुत अच्छे से देख नहीं पाते हैं। दादा लोग होंगे या आपके घर में आपके पिताजी लोग होंगे जो कि 40 ईयर के अबव हो गए होंगे। तो बहुत से कंडीशन में होता क्या है कि उनको पास की चीजें नहीं दिखाई देती, वो न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ पाते, उसके लिए उन्हें चश्मे का यूज करना पड़ता है। तो उस चश्मे में आप लोग जानते ही होंगे कि कौन सा लेंस यूज किया जाता है। बहुत अभी अभी हमने पढ़ा था, जब फॉर अवे ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई दे, नियर बाई ऑब्जेक्ट न दिखाई दे, तो फॉर सिटनेस होता है। फॉर सिटनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं जिससे हम क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन ओल्ड एज की बात करें हम 40 ईयर, तो मसल्स नियर द लेंस लॉस दियर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। यहाँ पे होता क्या है, जो मसल्स होती हैं वो अपने फोकल लेंस के चेंजेस के लिए जो उसका वर्क होता है, उस चेंजेस को करने की एबिलिटी जो होती है वो खो चुकी होती है। तो इस एबिलिटी को पुनः तो लाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए हम लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेंस का। तो यहाँ पे जो है हम लेंस का यूज करते हैं। तो करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे जो कि सुटेबल होता है, हमने पहले ही बता दिया था इसे। देन यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है तो बाइफोकल लेंस का यूज करना पड़ता है। बाइफोकल लेंस क्या है? ऐसा कंडीशन जिसमें कुछ लोगों को मायोपिया, प्रेसबायोपिया दोनों हो जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू सी नियर एज वेल एज फॉर अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये ना ही पास की चीजों को देख सकते हैं और ना ही बहुत दूर की चीजों को देख सकते हैं। तो ना ही पास की चीज देख सकते हैं, ना ही दूर की चीज देख सकते हैं। तो देख क्या सकते हैं? तो देख सब कुछ सकते हैं। उसके लिए केवल एक ही चीज है, हमें करना क्या होगा? बाइफोकल लेंस का यूज करना होगा। बाइफोकल लेंस मतलब जिसमें दो फोकल लेंस हो। दो फोकल लेंस का मतलब दोनों लेंस लगे हो। दोनों लेंस का मतलब जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस लगे हो। तो यहाँ पे आप गॉगल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे नियर बाई ऑब्जेक्ट और अवे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टू टाइप के लेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपर पार्ट जो होता है वो ऑलवेज कॉनकेव होता है और लोअर पार्ट जो होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस दोनों को लेकर के हम करेक्ट कर सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों का। तो दोनों के बीच की डिफरेंट क्या है, हमने अभी अभी जो डिस्कस किया था वही इसके बीच के डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट को हम देख लेते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसमें 4 डिफरेंट को दिखाया गया है जो कि हम लोगों ने पढ़ चुका है। मायोपिया में होता क्या है? अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली मायोपिया में होता क्या है? अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। हमने बताया था कि मायोपिया में क्या होता है? नियर सिकनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में होता क्या है कि पास की चीज आसानी से दिखती है, दूर की नहीं दिखती। मतलब पास वाली प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि दूर की चीज नहीं दिखेगी, और दूर वाली प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है? पास वाली चीज नहीं दिखती। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो ये दूर दृष्टि दोष होता है, ये निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीज दिखेगी, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की चीज दिखेगी। तो जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो इन दोनों को हम जानते हैं, बहुत अच्छे से हमने अभी डिस्कस किया था। इसमें आई बॉल जो होता है हमारा जो होता है इलोंगेटेड हो जाता है, इसमें जो होता है फ्लैटेंड हो जाता है। देन इसमें इमेज जो होता है रेटिना के फ्रंट में बनता है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? रेटिना के बैकवर्ड में बनता है। इमेज फॉर्म जो होता है बिहाइंड होता है। तो इसके डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। देन ये शॉर्टली है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों के बीच डिफरेंट कैसे बताएं, ये आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो कि हम आप लोग को बताएंगे, जो कि हमारे बुक्स में तो है नहीं लेकिन हमें आगे ये काम देगा। तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं और डीपली डिस्कस करेंगे हम क्लास 12 में। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? जो कि पूरी तरह से इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पार्शियली एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉर्मली देख लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम लाइट को पास कराते हैं 90 डिग्री के थ्रू,
तो 90 डिग्री में होता क्या है, लाइट्स जो होती है डायरेक्टली पास होकर के चली जाती है, कहां से, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। आप लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े होंगे, तो रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो रेयर टू डेंसर। तो यहाँ हम देखते हैं डेंसर से जब रेयर में लाइट्स जाती है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री से ये डायरेक्टली चली जाती हैं। बट जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ, यहाँ पे हम देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, तो यहां पे हम देखेंगे ये 30, ये 50 हो जाता है, 35 हो जाता है, ये 70 हो जाता है, 40 हो जाता है, ये 90 के लगभग आ जाता है। देन इसके बाद जो कंडीशन आती है, यहां पे होता क्या है, तो यहां पे होता ये है कि इसे इस तरफ जाना था, लेकिन ये क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, पार्शियली रिफ्लेक्शन की वजह से ये इंटरनली क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही रह जाती है, रेयर मीडियम में नहीं जा पाती। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्रिटिकली एंगल जो है, या एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये जो है रिफ्लेक्शन 90 के पास, जब 90 के पास होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, और जैसे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, देन ये क्या होता है, अंदर की ओर वापस चला आता है। यहाँ पे हम टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एंगल को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जी क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, आसानी से देख सकते हैं, जैसे जैसे हमने एंगल को बढ़ाया वैसे वैसे रिफ्लेक्शन जो है वो डेंसर मीडियम में आते गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी बढ़ते गया। जैसे जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया, सेम एज वैसे वैसे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ा, जिस वजह से ये मीडियम डेंसर से रेयर में जाना था, लेकिन रेयर में ना जाकर के डेंसर से डेंसर में ही रह गया। ठीक है, यही होता है हमारा टोटल। यहाँ पे हम देख सकते हैं रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम यहाँ से लाइट पास कर रहे हैं, तो लाइट सीधे जाती है, देन सरफेस से होकर के जब 90 से एबव हो जाएगा, एंगल आई एंगल आर, देन आर क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होकर के वाटर के अंदर ही रह जाता है। यहीं पे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। देन यहाँ अगर हम बात करें मिरेज इन डिजर्ट, अगर हम देखते हैं तो अगर कहा जाए, हिंदी में कहा जाए तो रेगिस्तान में मिरीचिका नाम है इसका, अगर हिंदी में हम कहें तो ये होता कैसे है। तो अगर हम लोगों ने देखा होगा या रेगिस्तान में आप लोग कभी गए हो, तो रेगिस्तान में जो लोग सफर करते हैं उन्हें कहीं कहीं पानी दिखाई देता है। रेगिस्तान में पानी दिखाने का मतलब ये है, ऐसा है कि वहां पे दिखाई देगा कि वाटर है, बट कैसे, ये होता है कि जब सनलाइट जो होती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो डेंसर होता है, और देन यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो ये रेयर मीडियम होता है। जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर आती है, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती चली जाती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होते होते क्या होता है, इसकी इमेज जो होती है डेंसर से रेयर में आते आते इसकी इमेज फॉर्म होती है यहाँ पे, जो कि हमें दिखाई देता है। तो ये इमेज यहाँ जस्ट हमें उल्टा दिखाई देती है। ठीक है, जो इमेज हमें यहाँ दिखाई देनी थी वो हमें यहाँ दिखाई देती है, इस वजह से इसकी इमेज यहाँ बन जाती है, और हमें ये ऑब्जेक्ट अगर देखें तो ये ऐसे यहाँ क्लियरली वहां दिखाई देगा। तो इस वजह से हमें दिखता है इसका, इस जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें दिखाई देता है नीचे। ठीक है, तो ये इमेज जब हमें नीचे दिखाई देता है तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं पॉन्ड्स होगा, इस पॉन्ड में उस प्लांट की रिफ्लेक्शन इस वाटर में दिखाई दे रही है, बट ये रियल में नहीं होता है, ये केवल हमारे लिए एक भ्रम है। ये भ्रम कैसे हुआ, तो जो सनलाइट की रेज थी वो डेंसर से रेयर में आते आते वो मुड़ते चली गई।
ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो क्या हो जाती है, ये दूर होती चली जाती है। यहाँ का अगर देखेंगे तो अवे द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होते चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अवे द नॉर्मल होते होते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 90 से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ न दिखाई दे करके ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है ये यहाँ फॉर्म हो जाती है, जिस वजह से ये हमें दिखाई देता है। तो इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्री सीन। देन इसी तरह हमें दिखाई देता है, बट यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है हमें स्काई ब्लू कलर का, ये स्काई ब्लू कलर है क्या, तो इस स्काई से आते हुए रिफ्लेक्शन है जो कि रेयर डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहे हैं, जिस वजह से ये धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होते चले जाते हैं और थोड़ा तिरछा होते हुए चले आते हैं, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिस वजह से ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द वाटर डेट यू कैन सी, जो हम वाटर देख रहे हैं ये एक्चुअली में वाटर नहीं है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई, इस ब्लू स्काई का रिफ्लेक्शन है जो हमें ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि हम रोड पे भी इस तरह देख सकते हैं गर्मियों के मौसम में। तो ये एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल था जो कि हमने देखा। तो आफ्टरनून के समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत आम बात है जो कि हम लाइफ स्टैंड करते हुए देखते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, ये हम भ्रमित रहते हैं, कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन आज आप लोग को ये पता चल गया होगा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है जो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आते समय डेंसर टू डेंसर लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, ये हमें दिखाई देता है इस तरह से। इसकी टू कंडीशन है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, पहली कंडीशन ये है जो कि डेंसर से रेयर में आती है। देन लाइट शुड हिट एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है ये इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन क्या होता है, तो व्हाइट लाइट के डिस्पर्सन को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे एक प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाइट लाइट के डिस्पर्सन के लिए हम एक प्रिज्म लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, एक प्रिज्म को लिया। देन न्यूटन एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है। जो व्हाइट लाइट एक्सपेरिमेंट था वो न्यूटन ने किया था, इसको इन्होंने एक प्रिज्म के द्वारा किया था। तो व्हाइट लाइट एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी। हमने प्रिज्म लिया और विंडो से एक रे आ रही है जो कि व्हाइट कलर में है। देन ये व्हाइट कलर की रे जैसे ही प्रिज्म में एंटर करती है तो यहां पे अगर हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रेज होती है, जैसे ही प्रिज्म में गिरती है वैसे ही क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्ट ना होकर के रिफ्रैक्ट होती है। देन ये रिफ्रैक्ट होकर के 7 कलर्स में डिवाइड होती है और यही 7 कलर्स जो होता है हमें स्क्रीनिंग में दिखाई देता है, जिसे हम विबग्योर नाम देते हैं, VIBGYOR। विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हमारा विबग्योर होता है। ठीक है, तो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, देन रेड है। ठीक है, तो ये 7 कलर्स जो कि लाइट स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, इसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में और डीपली हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके बारे में देखते हैं, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू अ कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। जो कि होता क्या है, व्हाइट लाइट को 7 कलर में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, हमारा ये, इसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। द बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। तो ये जो 7 कलर हैं ये जो क्या है, हमारे स्पेक्ट्रम है। ठीक है, क्या है, स्पेक्ट्रम है। तो इसकी इमेज को हम देखते हैं, द केस ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इन द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ। ये जो है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसकी जो
स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो V मैक्सिमम यहाँ पे होगा और V मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे तो V मैक्सिमम होगा, यहाँ पे V मिनिमम होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक। और यहाँ पे अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो होता है एंगल जो होता है वो स्मॉल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम होगा, वेवलेंथ मिनिमम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, अगर हम व्हाइट लाइट को रिकॉम्बाइन करें, मतलब हमने स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट से स्पेक्ट्रम प्रिपेयर किया, उस स्पेक्ट्रम को कलेक्ट करके अगर हम फिर से उसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो प्रिज्म से जो व्हाइट लाइट होगी वो अगेन व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। उसको हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। इंसिडेंट रेज जो है व्हाइट लाइट वो स्पेक्ट्रम के थ्रू 7 कलर में कन्वर्ट होती है, रेड टू वायलेट। देन ये रेड कलर, देन ये वायलेट कलर अगेन प्रिज्म में से जाता है और सेकंड साइड से होते हुए ये बाहर की ओर निकल आता है व्हाइट लाइट। यहाँ पे हमें व्हाइट लाइट प्रेजेंट होती है। तो ये व्हाइट लाइट जो प्रेजेंट हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम प्रिज्म को देखें तो ये प्रिज्म को अगर दोनों प्रिज्म को हम अटैच करते हैं तो ये दोनों प्रिज्म एज लाइक अ ग्लास स्लैब की तरह वर्क करता है, जिस वजह से व्हाइट लाइट इंटर करती है और व्हाइट लाइट ही बाहर की ओर निकलती है। तो इसे हम देख सकते हैं यहाँ पे फिगर पे, यहाँ पे हम देखते हैं तो फिगर बनाया गया है जिसमें दो है। ग्लास कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इन्वर्टेड प्रिज्म को एक साथ अटैच किया गया है। इसे हम अलग करके अटैच कर दिए हैं तो ये एक ग्लास स्लैब की तरह वर्क करता है। देन कुछ ही टॉपिक बचे हुए, इसको हम डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम रेनबो देखते हैं। तो रेनबो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये एक इवेंट है जो कि रेनबो कहलाता है। क्या कहलाता है? रेनबो। तो रेनबो में होता क्या है, सन की व्हाइट लाइट्स जो है स्पेक्ट्रम के थ्रू 7 कलर में स्काई में हमें दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देती है। तो रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। ये भी क्या होता है, अभी जैसे हमने लाइट का डिस्पर्सन पढ़ा प्रिज्म में, वैसे ही हम पढ़ेंगे रेनबो को। रेनबो होता क्या है, तो ये जो है कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट है जो कि रेन ड्रॉप्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में होता है। और रेन ड्रॉप जो होता है लाइक प्रिज्म की तरह वर्क करता है और हमें जो होता है वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये सन है और यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद आफ्टर रेन कुछ वाटर के ड्रॉप्स जो होते हैं स्काई में रह जाते हैं। तो अगर हम देखें तो रेन ड्रॉप ये रहा, यहां से व्हाइट लाइट आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेन ड्रॉप लाइक है स्मॉल प्रिज्म। जैसे ही व्हाइट लाइट रेन ड्रॉप में आती है तो यहाँ हम देखते हैं ये होती क्या है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम के थ्रू रेड देन वायलेट कलर में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेड एंड वायलेट देखेंगे जो कि अभी मैंने बताया था। तो रेड एंड वायलेट, फिर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसमें डेंसर मीडियम टू डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है। यहां से आकर के फिर से ये ऐसे और ये ब्लू वाला ऐसे यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू वाला अपर और रेड वाला देन लोअर पार्ट में दिखाई देता है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से स्काई में हमारे आंखों पे ये दिखता है। तो इसका रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे आकर के ये बनता है। इसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं ये इस तरह, ठीक है। जिस वजह से ये क्या होता है, हमें स्काई में रेनबो के रूप में दिखाई देता है। ये कर्व्ड शेप में, क्योंकि ये आई ड्रॉप जो होता है, ये रेन ड्रॉप होता है, सॉरी, ये कर्व्ड सरफेस में होता है। जो कर्व्ड सरफेस जो होता है हमारे यहाँ पे, इस कर्व पे रिफ्लेक्ट होकर के उस कर्व शेप में हमें दिखाई देता है।
तो इसके 2 टाइप के हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन को और डिस्पर्सन ऑफ लाइट को दोनों एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पे सनलाइट का रेन ड्रॉप में एज अ प्रिज्म की तरह रेन ड्रॉप वर्क करता है, और यहाँ पे हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से इसकी वायलेट लाइट एंड रेड लाइट हमारे आईज पे पड़ती हैं, और ये हमें यहाँ पे रेनबो के रूप में दिखाई देता है। देन अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको एक स्काई दिख रहा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। देन यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे। वाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग? हमारे ब्रेन में तो हमेशा से क्वेश्चन आया होगा कि आसमान में तारे दिखाई देते हैं तो ये तारे चमकते क्यों रहते हैं, ठीक है। सन की तरह एक ही जैसे क्यों नहीं दिखते हैं कि वन स्पॉट ऑफ लाइट दिखाई दे, ये ट्विंकलिंग क्यों करते हैं? तो इसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हम देखें, या फिर रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी होता है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। देन यहाँ पे हम देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में। तो व्हाई डू स्टार आर ट्विंकलिंग? तो लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है? तो 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो 6 ट्रिलियन माइल्स डिस्टेंस ट्रेवल करके वो आता है 1 ईयर में। देन अगर हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करें तो यहाँ आप देखते हैं डेंसर मीडियम, और यहाँ हम रेयर मीडियम की बात करते हैं। तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हमारा डेंसर मीडियम है, और एटमॉस्फेयर के आउटर कुछ नहीं है जो कि रेयर मीडियम है, ठीक है। तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम अगर हम बात करते हैं, तो जब स्टार की लाइट्स ट्रेवल करती है रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में ये इस टाइप से ये क्या करती हैं, रेज धीरे धीरे आती हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे फिगर से देखते हैं, तो ये इस तरह से बनते हुए आती है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, ये लाइट यहाँ पे आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर के इस मीडियम में आती है। देन ये जैसे जैसे हम देखेंगे आगे की ओर, ये क्या होती है, रेयर टू डेंसर जाता है, तो ये नॉर्मल की ओर बेंट हो जाती है। तो आप लोग देख रहे होंगे लाइट जैसे ही एंटर की, रेयर टू डेंसर, ये होती क्या है, ये ऑब्जेक्ट की जो लाइट है, इस स्टार की जो लाइट है, ये होती क्या है, ये रेयर टू डेंसर में जाते ही ये नॉर्मल के पास बेंट हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल की ओर बेंट होती हुई, ये ऐसे बेंट होती हुई चली जाती है, बेंट होती है, और एक कंडीशन आता है, ये हमारे आइस पे यहाँ पहुंचती है। जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट यहां ना हो करके हमारी आइस के यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। ये देखिए यहाँ हमें ये स्टार दिखाई देता है, ठीक? और हमारा एटमॉस्फेयर डेंसर होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर, एयर और डस्ट पार्टिकल, बहुत सारी चीजें हैं, जिस वजह से यहाँ पे ये स्विम करते हुए दिखता है। तो लाइट की रेज जो है वो क्या होती हैं, डेंसर मीडियम से हमारी ओर पहुंचती हैं, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। तो रिफ्लेक्शन चेंज होने की वजह से वो स्टार्स की पोजीशन, जो स्पॉट इसकी पोजीशन होती है वो चेंज होती है। इसको हम ऐसे समझते हैं, कभी ये यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, तो ये अपने पॉइंट को चेंज करता है। इस पॉइंट को चेंज करने की वजह से ही ये हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देता है। तो इसे हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल दिया गया है। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस, तो ये सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, जिस वजह से कैन सी नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की वजह से इसको हम आसानी से देख सकते हैं। द अपीयर ऑफ टू बी पॉइंट सोर्स बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस, ये बहुत पॉइंट सोर्स के दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत दूर की डिस्टेंस को ट्रेवल करके आते हैं, इसलिए बहुत पॉइंट्स की तरह दिखाई देते हैं। द अपीयरेंस पोजिशन ऑफ द स्टार कीप चेंजिंग अ बिट, एक
छोटे पॉइंट की तरह ये चेंज होता है, अपने डिस्टेंस को, अपने एक्चुअल पोजीशन को ऐसे छोटे बिट पॉइंट में ये क्या करता है, चेंज करता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड द टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक एयर और एयर की डेंसिटी और टेम्परेचर, इन सब की वजह से ये क्या होता है, ऐसे मूवेबल हो जाता है। जिस वजह से ये कभी हमारी आंखों पे इसकी इमेज आती है, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, जिस वजह से क्या होता है, वो हमें एक अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ना दिखाई दे करके ये ट्विंकलिंग करके हुए दिखाई देता है और हमें स्टार्स को ट्विंकलिंग करते हुए देख पाते हैं। तो आप लोगों ने इसे देखा होगा, वैसे भी घर में या आसपास आप लोगों ने देखा होगा, दूर से कोई ऑब्जेक्ट रात के समय में कहीं दूर लाइट जल रही है तो उस दूर जलती हुई लाइट जो होती है वो ट्विंकलिंग करती हुई दिखाई देती है। जो नॉर्मल सी लाइट होती है, ट्यूब लाइट्स होती है या फिर बल्ब वगैरह होते हैं, वो भी हमें स्टार्स की तरह दिखाई दे लगता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे होने की वजह से और एटमॉस्फेयर डेंसर होने की वजह से ये हमें जो होता है वो क्या करता है, वो अपने एक्चुअल पॉइंट से लेफ्ट राइट बहुत ही बिट एरिया में मोशन करते हुए दिखता है। तो जो बहुत ही छोटे पॉइंट में मोशन करते हुए अपने प्लेस को चेंज करता है, इस वजह से क्या होता है, हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देता है। जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा तो बहुत ज्यादा धूप में रेगिस्तानों में जैसे गर्म हवाएं ऊपर की ओर बहती हैं तो ऐसे जो है लहराते हुए दिखाई देती है। इस वजह से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्लियरली अपने पोजीशन पे ना दिख करके कभी आगे पीछे हमें दिखता रहता है। ठीक है, तो वाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। अब अगर हम प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत पास होता है। अगर स्टार की बात करें तो बहुत दूर डिस्टेंस पे होता है और पॉइंट साइज में होता है। ठीक है, एक नॉर्मल पॉइंट साइज का। लेकिन प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट बहुत बड़े होते हैं और ये अर्थ से बहुत ही क्लोजर होते हैं। ठीक है, द लेयर विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज डेंसर। तो जो डेंसर लेयर है वो अर्थ के बहुत ही क्लोजर है और ऑब्जेक्ट भी जो है, जो प्लेनेट है वो भी क्या है, बहुत ही क्लोजर है। जिस वजह से होता क्या है, प्लेनेट इज नियर टू द अर्थ कंपेयर टू द स्टार, देन सो प्लेनेट कैन बी कंसीडर्ड एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स। तो प्लेनेट क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स को कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो एक स्टार जो है वन पॉइंट को डिनोट करता है, बट प्लैनेट जो है लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स को डिनोट करता है। जिस वजह से यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होता है और यहाँ पे जो लाइट्स की पॉइंट्स होती है, एक्चुअल पोजीशन होती है, वो कभी यहाँ या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होगी, तो उसकी यहाँ से यहाँ हो जाती है। तो कई सारे पॉइंट्स होने की वजह से ये ट्विंकलिंग करते हुए ना दिखाई दे करके केवल चमकता रहता है। जैसे कि हमारा चांद होता है, ये भी ट्विंकलिंग ना करते हुए केवल हमें एक्चुअली रोशनी देते हुए व्हाइट लाइट की तरह दिखाई देता है। यही अगर हमसे बहुत ही मिलियन एंड ट्रिलियन डिस्टेंस पे होता तो ये जो मून होता ये भी हमें क्या करता, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देता। देन प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द कंपेयर टू द स्टार, इस वजह से क्या होता है, ये हमें नहीं दिखाई देता। तो जो हमने अभी यहाँ समझाया वह यहाँ रिटन फॉर्म में है, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और प्लैनेट जो होता है डू नॉट ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखाई देता है। देन लास्ट टॉपिक हम देखते हैं एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट। इसको देख के टॉपिक को हम एंड करते हैं। तो द सन्स अपीयर टू द राइज 2 मिनट्स अर्लियर। ऐसा क्यों होता है कि सनराइज जो होता है 2 मिनट अर्लियर और सनसेट जो होता है 2 मिनट लेटर तक हमें दिखाई देता रहता है। ऐसा इसलिए होता है, इसका बहुत ही बड़ा रीजन नहीं है, नॉर्मल सा है, देखते हैं। तो ये अर्थ है। देन इसके ऊपर हम देखते हैं तो हम रेयर मीडियम देन डेंसर मीडियम को क्रिएट करते हैं। अर्थ पे हम खड़े हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाइन खींचते हुए हम यहाँ पे देखते हैं राइजिंग सन। जब सनराइज होता है तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में इसकी रेज आती हैं ऐसे। ठीक है, रेयर मीडियम टू डेंसर क्या होती हैं, इसकी रेज आती हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे ये आ रही है। ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये रेज आती है और ऐसे ऐसे मुड़ते हुए। तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन अगर देखें तो ये जो है इस लास्ट रेयर मीडियम में पहुंचते ही ये जो बेंट होती है इस साइड, तो इसका एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे ना होकर के इसकी इमेज, इसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है।
ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ हो जाने की वजह से हमें सन यहाँ दिखाई देता है, लेकिन सन की एक्चुअल पोजीशन यहाँ होती है, एक्चुअल पोजीशन यहाँ होती है, बट ये हमें दिखाई देता है यहाँ। तो ये 2 मिनट पहले हमें दिखता है कि सन राइज हो चुका है, बट सन राइज नहीं हुआ रहता है, लेकिन हमें दिखता है कि सन राइज हो चुका है। देन ये हमारा रीजन होता है अपीयरेंस, ठीक है। सेम एज डिले सनसेट भी सेम इसी तरह है। जो सनसेट होता है वो डिले कैसे होता है? तो अगर हम बात करें, हम यहाँ खड़े होते हैं, सनसेट हो चुका है, बट हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ये सनसेट यहाँ ना होकर के यहाँ दिखाई देता है। सनसेट हो जाने के बाद भी हमें सन दिखाई देता है, और सनराइज होने के पहले ही हमें सन दिखाई देता है। इसका मेन रीजन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम देखते हैं यहाँ पे, तो प्लेन सरफेस पे है और रफ सरफेस पे है। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से लाइट चैप्टर में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो I इज इक्वल टू आर हो जाता है कब? जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रफ सरफेस में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से एंगल I इज नॉट इज इक्वल टू एंगल R होता है। यहाँ पे एंगल I इज इक्वल टू नॉट R हो जाएगा, देन ये जो है इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक टॉपिक को हम देख सकते हैं, इरेगुलर सरफेस जो होता है, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर है जो कि रफ सरफेस है, यहाँ पे इरेगुलर होता है। इरेगुलर होने की वजह से स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड देन री इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये होता कैसे है, तो इसको हम देखते हैं। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, ये वायलेट की जो होती है कम होती है, और रेड की जो होती है वेवलेंथ मोर होती है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बहुत दूर होने पर भी हमें क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत दूर होती है। इसलिए जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। जितने भी डेंजर्स या खतरे के निशान होते हैं, डेंजर साइंस होते हैं, वो सारे के सारे रेड कलर के होते हैं। सिग्नल हमारा रेड होता है, इस वजह से रेड होता है, जो कि डेंजरस दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर से भी देखा जा सकता है, इस वजह से इसे हम रेड कलर में, क्योंकि रेड की जगह हम येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन किसी का भी यूज कर सकते थे, बट हमने रेड कलर ही क्यों यूज किया? तो रेड कलर यूज करने का मेन रीजन यही था कि ये होता क्या है। देन हम यहाँ देखते हैं, तो हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये होता है। देन इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, हम कुछ डिफेक्ट आ गया था तो क्लियर हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को हमने क्लियर कर लिया। हम यहाँ देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे वेवलेंथ के बारे में। तो वेवलेंथ जो होता है, यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ की बात करें, तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ जो होती है बहुत ही कम होती है वायलेट कलर की, और रेड की बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये जो है हमें बहुत ही क्लियरली बहुत दूर से दिखाई देता है, इसलिए इसे हम यूज करते हैं। तो इसे हम ध्यान से देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हुए यहाँ पे हम देखते हैं साइज ऑफ पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल जैसे होता है, तो इसमें क्या होता है ये देखते हैं, बिग पार्टिकल एंड वेरी बिग पार्टिकल। तो रिफ्रैक्शन जो होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। डिफरेंट कलर ऑफ स्काई, लास्ट टॉपिक है। कलर्स, स्काई के जो कलर होते हैं वो कभी ब्लू कलर के होते हैं, कभी रेड कलर के होते हैं, कभी येलो कलर में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वाई द स्काई आर ब्लू इन कलर। तो स्काई जो होता है वो ब्लू कलर में क्यों दिखाई देता है? इसका मेन रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो रे ट्रेवल लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है, जब दोपहर के समय में लीस्ट डिस्टेंस पे होता है तो इसका कलर कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि मिनिमम स्कैटरिंग होती है। मिनिमम स्कैटरिंग का मतलब है पास होने की वजह से, 90 डिग्री होने की वजह से, ये 90 डिग्री होती है, तो लाइट का जो स्कैटरिंग होता है 7 कलर में जो स्कैटर्ड होता है वो नहीं हो पाता, बहुत ही कम होता है, जिस वजह से जो है यहाँ पे ये
कलर इसके जो है डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं शाम के समय या थोड़ा मॉर्निंग में, दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, जब ये लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करते हुए आते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पे स्कैटरिंग होती है। क्या होती है बेटा? स्कैटरिंग। ठीक है, तो लाइट की जैसे ही स्कैटरिंग होती है, तो आप लोग जानते हो विबग्योर में क्या होता है, V2R। ठीक है, मोर स्कैटरिंग हुई, देन ये मोर स्कैटरिंग की वजह से V2R, वायलेट टू रेड। ठीक है, वायलेट टू रेड, ये कलर V2R। ठीक है, वायलेट टू रेड। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्काई का जो कलर होता है वो नॉर्मली ब्लू दिखाई देने लगता है, मोर स्कैटरिंग होती है इस वजह से। देन अगर हम शाम की बात करें या मॉर्निंग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, तो रे ट्रेवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होती है, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होती है, तो V2R। देन R का ये जो रेड कलर है, ये हमारे रेयर डेंसर में ये पूरी तरह से, बाकी सारे तो रिफ्लेक्ट होकर के चले जाते हैं, बट हमारे एटमॉस्फेयर में ये रेड कलर, ये रेड कलर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, तो रेड कलर और ऑरेंज कलर ये दोनों स्कैटर्ड होते हैं लीस्ट। ठीक है, ये लीस्ट स्कैटर्ड होने की वजह से बाकी सारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये यहाँ पे स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड होने की वजह से ये जो हमारा स्काई होता है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। तो हमारा स्काई कभी रेड दिखता है, कभी ऑरेंज कलर में दिखाई देता है, कभी ग्रीन कलर में दिखाई देता है, तो कभी कभी जो है वो ब्लू कलर में दिखाई देता है। ठीक है, स्काई ब्लू कलर में दिखाई देता है, कभी मोस्टली नॉर्मली व्हाइट कलर में भी दिखता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्यों कि रिफ्लेक्शन की वजह से जो विबग्योर है, ठीक है, विबग्योर, इस विबग्योर की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, तो ये जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग की वजह से ही लाइट की जो कलर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाएं, जैसे कि मून पे, तो मून पे स्काई ब्लैक ही ब्लैक हमेशा दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग, नो कलर। देन कोई कलर नहीं होगा तो हमें स्काई क्या होगा, कोई कलर का नहीं दिखेगा। जब कोई कलर नहीं है मतलब ब्लैक है। देन यहाँ पे अगर हम मून की बात करें तो हर जगह ब्लैक ब्लैक दिखता है। अर्थ की बात करें तो यहाँ पे हमें ब्लू कलर का दिखता है। ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर होने की वजह से ये डिफरेंट कलर्स में दिखाई देता है, और मून पे एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से ये ओनली और ओनली ब्लैक कलर में दिखाई देता है। नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग, देन नो रिफ्लेक्शन एंड नो कलर। ठीक है, तो लास्ट यहाँ पे हम टिंडल इफेक्ट देखते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। द फिनोमेना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडियल पार्टिकल। अब कोलाइडियल पार्टिकल को हम देखते हैं तो एक पार्टिकल हम लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट को, और डिफरेंट डिफरेंट चीज से इसको ट्रेवल कराते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस से किया, फिर कोलाइडियल सॉल्यूशन से किया, देन कार्डबोर्ड से किया, एंड कॉन्वेक्स लेंस से करके हमने स्क्रीनिंग कर ली। तो यहाँ हम देखते हैं तो सोर्स ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस से जाता है, कोलाइडियल सॉल्यूशन में होते हुए, कार्डबोर्ड से होते हुए, कॉन्वेक्स लेंस से अगेन होते हुए स्क्रीन पे आता है। तो पॉइंट सोर्स फिर स्कैटर्ड होता है और फिर इमर्ज होते हुए फिर पॉइंट सोर्स में आ जाता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना में ये जो कोलाइडियल सॉल्यूशन है, सोडियम थाइसल्फेट, ठीक है, तो कोलाइडियल सॉल्यूशन में सोडियम थाइसल्फेट जो है ये क्या करता है, स्कैटरिंग होने से रोकता है, स्कैटर्ड लाइट को फिर से इमर्ज करते हुए यहाँ पे लेके आता है, और इस कार्डबोर्ड और लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से इमर्ज होते हुए फिर से ये लाइट हमें यहाँ पे इमर्ज होके दिखाई देती है। तो कंक्लूजन ये निकला कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू गेट स्कैटर्ड मोस्ट हेंस सॉल्यूशन टर्न ब्लूइस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ये मोस्टली कलर
इस कोलाइडियल सॉल्यूशन में स्कैटर्ड हो गए हैं। स्कैटर्ड होने की वजह से इसका कलर जो है ब्लूइश कलर में हो गया, हल्का ब्लू कलर में दिखाई देने लगा, क्योंकि ये कलर इस वाटर में क्या हुआ है या इस सॉल्यूशन में क्या हुआ है, कोलाइडियल सॉल्यूशन में क्या हुआ है, ये स्कैटर्ड हो गया। स्कैटर्ड होकर के रंग को अपने अपने कलर्स को यहाँ पे दिखाने लगा। ऑरेंज एंड रेड आर स्कैटर्ड लीस्ट हेंस रेडियस दैट इज ऑरेंज स्पॉट इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये थ्री कलर यहाँ पे क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। बाकी जो अदर कलर्स बचे वो स्क्रीनिंग पे आकर के हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें यहाँ पे दिखने लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बनाया गया था। तो इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें थी जो कि आप लोगों ने सीखी है, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है जरूर को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारे जो लाइव लेक्चर आते हैं पर डे और जो भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वो आप लोग तक विद इन टाइम पहुंच सके, ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो आने वाले कुछ ही दिनों में जैसे ही हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज को, बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप लोगों ने फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स को हमारे अरविंद सर द्वारा पढ़ा, तो वो बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से फिजिक्स को पढ़ाते हैं। उनकी एब्सेंस में और स्टूडेंट्स की डिमांड में मुझे इस चैप्टर की लेक्चर को लेना पड़ा। देन आप लोग ट्राई करिएगा कि आप लोग हर एक लाइव लेक्चर को अटेंड करिए और हर एक रिकॉर्डेड लेक्चर को अटेंड करिए, ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत बेटर और बहुत ही अच्छे मार्क्स से गेन कर सके और आप लोग बहुत अच्छे से नंबरों से पास हो सके। तो आप लोग इसी तरह हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉलेज को गेन करते रहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं।